हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाखा सीए एकेडमी। ये सिर्फ आज मैं सीए के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं लेके आई हूँ लेक्चर। ये आप 11th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट हो या 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो या आप कोई भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, जब तक आपको इकोनॉमिक का बेसिक अगर तब तक नहीं मालूम है, जब तक आप आगे की कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं कर सकते हो। तो ये आज का जो लेक्चर है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ। और आज का टॉपिक है हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमी। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे रिलेटेड टू एनी स्टैंडर्ड्स या बॉम्बे यूनिवर्सिटी का कुछ अपडेट्स हो रहा हो या सीए के अपडेट्स हो रहे हो या कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ाई करना है, सभी के अपडेट्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो फटाफट बेल आइकन को भी क्लिक करना। ऐसे मेरे यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आते हैं, लेक्चर्स देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो। हमें भी एक तरह से मोटिवेट मिलता है कि आगे जाके हम और भी लेक्चर्स आप लोगों के लिए बनाएं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमी। तो आज हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। अब इकोनॉमिक होता क्या है, इकोनॉमिक में बोल दूँ तो एक तरह से हम यहाँ पे पैसों की बात करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक का जो वर्ड है ओरिजिनली ग्रीक वर्ड से आया था ओकोनिक्स ने, और उसका मतलब होता है हाउस होल्ड। तो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हाउस होल्ड। और 19th सेंचुरी में इसका इकोनॉमी का मतलब था पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखना है, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ जिससे आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा। एक बुक था जिसका नाम है द इक्विटी इनटू द नेचर एंड द स्कोप एंड द कोजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। तो एक तरह देखा जाए, ये जो वेल्थ ऑफ द नेशन है इन्हें लिखने वाले हमारे एडम स्मिथ थे, और जो एडम स्मिथ हमारे सर, और यहाँ पे देखा जाए तो वो जो सबसे पहले फर्स्ट मॉडल बुक वर्क ऑफ इकोनॉमिक थे। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू आता है, व्हाट इज द ओरिजिनल वर्ड ऑफ इकोनॉमिक इन ग्रीक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाउ इकोनॉमिक इन द ग्रीक, इन 19th century what the meaning of economic, in which book the M. Smith has been written, what was the who was the first model work of economic। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पे खाली देखा मैंने आपको एक ही पैराग्राफ में 5 to 6 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे के देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है, इट इज़ योर बर्थडे एंड योर मदर गिव यू 1000 एज योर बर्थडे गिफ्ट, यू आर फ्री टू स्पेंड द मनी एज यू लाइक। अब तुम्हें 1000 रुपये मिल गए हैं, तुम्हारी मर्जी, उसे कैसे भी यूज़ करो। अब यहाँ पे अलग अलग 4 ऑप्शंस दिए, 4 बच्चों ने अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। तो फर्स्ट बच्चा बोलता है, यू कैन गिव अ पार्टी टू योर फ्रेंड एंड स्पेंड द होल मनी ऑन देम। तुम पार्टी दो और वो 1000 रुपये यूज़ कर लो। सेकेंड बोलता है कि मैं नई ड्रेस खरीदूंगी। थर्ड बोलता है, यू कैन गो फॉर मूवी एंड ईट इन द रेस्टोरेंट ऑफ योर चॉइस। मूवी देख सकते हो और रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हो। थर्डली क्या बोले, यू कैन बाय योर सेल्फ एंड बुक एंड सेव द रेस्ट ऑफ मनी, कि तुम बुक के लिए पैसा ले लो और बाकी जो पैसा बच है वो तुम क्या कर दो, उसको सेव कर दो। अब इसको यहाँ पे मैं पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लूँगी, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कराती हूँ। देखो, व्हाट यू नोटिस, यू हैव मैनी ऑप्शन बिफोर यू। बराबर हमारे पास 4 ऑप्शन से हमें चूज़ करना है कि हम इन चारों में से क्या करें। एक और 5वां ऑप्शन है, वो पैसे को बिल्कुल मत खर्च करो और सेविंग कर लो। यू वुड लाइक टू सेंड नॉट ओनली योर फ्रेंड्स बट यू वुड लाइक टू गो फॉर मूवी, ईट रेस्टोरेंट, बाय अ ड्रेस, अ बुक एंड सेव सम मनी। ऐसा भी हो सकता है हम ये सब कुछ काम एक साथ कर लें। However, you cannot have all of them at the same time। बराबर कि हम एक ही टाइम पे सब कुछ ये नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव ओनली 1000 विथ यू। तुम्हारे पास पैसे कितने थे, सिर्फ 1000। हैव योर मदर गिव यू 2000, यू माइट हैव सेटिस्फाई मोर ऑफ योर डिजायर। अगर तुमने सोचा कि 1000 रुपये मिलेंगे लेकिन मिला कितना, 2000 रुपये, तो तुम्हें वहाँ पे क्या मिला, सेटिस्फिकेशन, मतलब तुम्हें हाँ और यार 2000 रुपये मिले यार, अब मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ या कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी ले सकता है, कहाँ पे भी जा सकता हूँ। बट सी हैज नॉट। नाउ यू फाइंड योर सेल्फ इन द डायलेमेट एज यू विच और द अबाउ ऑप्शन टू चूज। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा ऑप्शन चूज करो, क्योंकि तुम्हें सिर्फ मिला है 1000 रुपीज़।
यू विल हैव टू गो फॉर वन ऑप्शन और कंबाइन ऑफ वन और मोर। चाहे तो एक ऑप्शन के लिए जा सकते हो या एक से ज़्यादा ऑप्शन के लिए भी जा सकते हो, इट डिपेंड ऑन यू। यू एविडेंट ऑफ वेरियस अल्टरनेट यू चूज वन दैट गिव यू ग्रेटेस्ट सेटिस्फिकेशन। तुम जो चीज़ चूज करोगे वो तुम्हें सर्टिफिकेट मतलब शांति मिली। हाँ मैंने आज, तुम सोचोगे ड्रेस खरीदने में तुम्हें ज़्यादा सुकून मिलेगा तो तुम ड्रेस के लिए ऑप्शन में जाओगे। तो ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं। सिंस वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग वी वांट द रिसोर्सेज वी हैव, वी आर फॉरवर्ड फोकस और टू मेक अ चॉइस। हम सब कुछ एक साथ एक ही टाइम पे एक ही जगह पे नहीं कर सकते, हमें वहाँ पे चॉइस रखना रहता है। हम चॉइस से ही हमें वो सर्टिफिकेशंस हमें जो चाहिए वो मिलता है। एंड वांटेड लीव एंड मैनी अदर वांटेड अनसेटिस्फाइड, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ पे हम दो चीज़ सीखते हैं इकोनॉमिक्स से। ह्यूमन बीइंग है अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स होता है तुम्हें, जैसे अगर तुमने जिसके पैर नहीं होते हैं, जिसके पास अगर पैर नहीं होता है तो वो क्या सोच, नहीं पैर नहीं सोरो, एक व्यक्ति होता है जो दो पैरों पे चल रहा होता है। वो सामने आती हुई एक साइकिल पे बैठा हुआ आदमी को देखता है, साइकिल से जा रहा है, तो वहाँ पे वो क्या सोचते हैं कि हाँ अरे काश मेरे पास साइकिल होती तो मैं साइकिल से जाता होता। बराबर, साइकिल पे चलते हुए व्यक्ति आगे जाके देखते हैं कि एक व्यक्ति बाइक पे जा रहा है, तो बोलते हैं ऐसा काश मेरे पास बाइक पे हो तो मैं बाइक पे जाता हूँ। आगे जाते थे वो बाइक वाले व्यक्ति ने एक कार चलाते हुए एक व्यक्ति को देखा, तो वो सोचते हैं कि यार काश मेरे पास कार होती तो मैं इसमें आराम से जाता। बराबर, अब एक आगे जाते हुए ऐसे ही करते हुए पीछे एक आदमी दिखते हैं जो अपने बिना पैर का होता है। वो देखता है जो व्यक्ति जो चल के जा रहा है, उसको देख के बोलता है कि काश मेरे पैर होते तो मैं चल के जाता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनलिमिटेड वांट्स है, जिसके पास जो होने के बाद भी उसको अलग अलग चीज़ें उसको चाहिए रहती, वो चाहिए आज मुझे ये चाहिए, आज ये चाहिए। तो ह्यूमन बीइंग में ये चीज़ें नॉर्मली सब में होती हैं। The mean to satisfy the unlimited wants are relative care from the subject method of economy। हमारे पास जो अनलिमिटेड वांट्स होते हैं उसमें से हम कुछ ना कुछ सेटिस्फाई कर लेते हैं, हमें ये या कभी वो ऐसे करके। अब हम इकोनॉमिक स्टडीज़ के बारे में जानेंगे। तो जो इकोनॉमिकली स्टडीज़ होता है उसमें हमें रिसोर्सेज को अलाउड करते टू सेटिस्फाई हमारे कंपैरेटिव अनलिमिटेड वांट्स को जो ह्यूमन बीइंग इन द सोसाइटी में होता है। तो इसका अगर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक देखा जाए तो ये नैरो फोर्स होता है इकोनॉमिक को, जहाँ पे हम सेटिस्फाई करते हैं वांट्स को और वहाँ पे हमें वो डिजायर मिलता है। इट इज़ इनकम्प्लीट एट इज ब्रिंग टू आवर माइंड द पिक्चर ऑफ सोसाइटी विच फिक्स रिसोर्सेज होते हैं, काफ़ी स्किल फिक्स हो जाती हैं, प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी फिक्स हो जाती है। स्किल की बात किया जाए यहाँ पे तो जहाँ पे जैसे मालूम है गाँव में लड़कियाँ सोचती कि काश हम भी पढ़ने जाते हैं, काश हम भी जाते हैं, और जो लड़के लोग पढ़ रहे हैं वो कहाँ सोचते कि काश हम शहरों में जाके पढ़ते। तो ये क्या हो रहा है सोसाइटी के हिसाब से, वहाँ पे हम उसके हिसाब से हम डिजर्व करते हैं। व्हाट स्पेसिफाई द काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात किया जाए तो यहाँ पे रिसोर्सेज गिवन रिसोर्सेज जो होते हैं वो अमाउंट द डिस्ट्रीब्यूट ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी में होता है। और देखा जाए तो कभी कभी ऐसा होता है जो रिलीजियस ग्रोथ्स होती है इन प्रोडक्शन में, वहाँ पे इनकम का इतना स्मूथ मेथडिंग नहीं होता है, वहाँ पे हम फेल हो जाते हैं ग्रोथ होने की जगह पे। तो यहाँ पे दिया है एक ग्लोबल फाइनेंशियली क्राइड इन 2007 में ग्लोबल फाइनेंशियली हो गया था, और एक हमारा कोरोना पैंडेमिक 2019 में, जहाँ पे हमारी जो ग्रोथ थी वो फेल हो गई है इन दो चीज़ों के कारण। बाकी अगर देखा जाए तो बाकी जगह पे बाकी समय पे हमारी ग्रोथ अच्छी खासी थी, लेकिन ये जो दो टाइम आया था 2007 और 2019 में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगे, बहुत सारे डेट्स होने लगे डेंजरस, एक तरह से बोलो ना, बहुत देखा है आप सभी ने कि कैसी सिचुएशंस हो गई हैं हमारे पूरे देश की, अब पूरे वर्ल्ड की देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं हम मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमी। To understand the meaning of economic, let us understand what the business economic। बिजनेस इकोनॉमिक क्या होता है वो हमें जानना जरूरी है। तो बिजनेस इकोनॉमिकली क्या होता है, जहाँ पे हम एक सर्वाइव या सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस
डिपेंड ऑन द साउंड डिसीजन पे होता है। डिसीजन मेकिंग बहुत ज़रूरी होता है। जब डिसीजन अच्छा नहीं हो तो बिजनेस का फॉल होता है। जब डिसीजन अच्छा होता है, डिसीजन इम्प्रूवल होता है, जजमेंट बराबर होता है, तो हमें वहाँ पे रिसोर्सेज सभी कुछ अच्छे मिलते हैं। हमें क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रोडक्ट रिसोर्सेज सच एज द लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट आर द लिमिटेड फॉर कैन बी एम्प्लॉय अल्टरनेट यूज के लिए। अब यहाँ पे कुछ हमें क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे शुड आवर फर्म बी अ बिजनेस, शुड द फर्म लैंड अ प्रोजेक्ट, लॉन्च अ प्रोजेक्ट, शुड द फर्म डिसीजंस, शुड द फर्म हैव कंपनी अ बाय देम फ्रॉम अदर फर्म, हाउ मच रिस्क आर देयर। तो अलग अलग तरह के हमें क्वेश्चंस वहाँ पे अराइज होते हैं। और जो डिसीजन मेकिंग होता है, अगर अबाउ के हिसाब से हम देखा जाए, जो पहले हमने देखेंगे, जिसमें सिंपल इश्यूज होते हैं जो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट्स के ले लो या टर्म फोर्सेस के लिए कर लो, तो प्रॉब्लम गेट एग्रेटिंग हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम में। तो जो बिजनेस इकोनॉमी इंटीग्रेटिंग होता है इकोनॉमिकल थ्योरी विद द बिजनेस प्रैक्टिस के लिए, तो जहाँ पे हमें बिजनेस इकोनॉमी ऑल्सो रिफर्स एज अ मार्जिनली इकोनॉमी, जहाँ पे अगर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक देखा जाए, जहाँ पे हम प्रूफ प्रोवाइडली ऑफ टूल्स का एक्सप्लेनेशन वेरियस किया जाए, तो अगर सच एज लाइक डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, कॉस्ट हो गया, प्राइस हो गया, या कंपोजिटेड हो गए, इस तरह से अलग अलग होते हैं। तो जहाँ पे हमें बिजनेस इकोनॉमिक को प्रोसेस ऑफ बिजनेस का डिसीजन मार्क बनाना पड़ता है, बराबर डिसीजन लेना रहता है, और इस इकोनॉमिक हमें अपनी नॉलेज, हमारी लॉजिक, हमारे थेरीज और हमारे एनालिटिकल टूल्स को देख के हमें उस हिसाब से हमारे लॉजिकली हमें डिसीजंस लेना रहता है। बिजनेस इकोनॉमी के पास दो तरह की हमें थ्योरी पढ़ते हैं, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। हमें माइक्रो इकोनॉमिक के हिसाब से भी हमें बिजनेस डिसीजन लेना पड़ता है, और मैक्रो इकोनॉमी के हिसाब से भी हमें बिजनेस का डिसीजन लेना पड़ता है। फिर आता है ऑपरेटिव रिसोर्सेस हो गए हैं, स्टैटिस्टिक या मैथमेटिक्स एंड द थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इन सभी को मिला के हमारा एक बिजनेस इकोनॉमिकली होता है। डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक, तो बिजनेस इकोनॉमिक में भी डिफाइन एज ए यूज ऑफ इकोनॉमिकल एनालिसिस होता है, जहाँ पे हमें एक वर्ड को अच्छे से माइंड में बैठा दो, डिसीजंस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको बार बार आएगा। अब ये जो अप्लाइन इकोनॉमिक होता है वो हमें सेलेक्टिव क्वांटिटी टेक्नोलॉजी के हिसाब से सच एज द लीनियर प्रोग्राम, रिसर्च, एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग एंड द ब्रेक इवन एनालिसिस एंड द कॉस्ट एनालिसिस के हिसाब से होना चाहिए। Our approval in the test is to be forced on the heart of the business economic. माइक्रो इकोनॉमिक बहुत ज़रूरी है। माइक्रो का मतलब भी हो जाता है हमें छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जितनी छोटे से छोटी चीज़ें होती हैं उन सब के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिए हैं, द थ्योरी ऑफ बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर एंड द फर्म इन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट। The theory provides a manager with a basic framework to make a key business decisions allotment करने के लिए। अब आता है नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक। बिजनेस इकोनॉमी की बात किया जाए या इकोनॉमिक की बात किया जाए, दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बिजनेस एक वर्ड यूज़ किया जा रहा है, लेकिन बाकी अंदर के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कोई भी इकोनॉमिक ले लो, सभी में एक ही कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट मेथड ऑफ इकोनॉमिक होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड किया है, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक। अब इसके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक का मीनिंग ही होता है, मतलब ही होता है कि छोटी चीज़ों के बारे में स्टडी करना। ठीक है, स्टडी अबाउट अ स्मॉल थिंग। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें जहाँ पे भी हम माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब ही हो गया छोटी चीज़ों के लिए। अगर मैं कंपैरिजन बताऊँ आपको, तो माइक्रो और मैक्रो का दोनों को एग्जांपल मैं नीचे जाके बताने वाली हूँ आपको। जब इसका एक्सप्लेनेशन ख़त्म होने के बाद मैं आपको एक सिंपल स्वीट एग्जांपल दे दूँगी जिससे आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं प्रोडक्ट प्राइस, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइस, इकोनॉमिकल कंडीशनल, बिहेवियर ऑफ फर्म एंड द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। वही मैक्रो इकोनॉमी का मतलब हो गया बड़ी चीज़ों के बारे में पढ़ना, लार्ज स्टडीज़ करना, बिहेवियर लार्ज में करना, जहाँ पे हम नेशनल इनकम, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, बैलेंस ऑफ ट्रेड्स, ओवरऑल वैल्यूज़, ये सब के बारे में हम स्टडी करना। अब सिंपल एंड स्वीट एग्जांपल यहाँ पे बताती हूँ।
फॉर एग्जांपल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जब भी अगर कुछ डिसीजंस लेंगे तो पूरे इंडिया के ऊपर डिसीजन लेंगे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जब भी डिसीजन लेंगे तो पूरे इंडिया के डिसीजन लेंगे। तो ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक। अगर कोई भी स्टेट का सीएम, कोई भी स्टेट के सीएम जब डिसीजन लेंगे तो वो हो गया माइक्रो। क्योंकि अगर मैं माइक्रो मैक्रो में कंपेयर कर रही हूँ तो इंडिया बड़ा हो गया है, लार्ज स्टडी हो गया है। वहाँ पे एक छोटा स्टेट की बात किया जाए तो वो हो गया माइक्रो। तो यहाँ पे इंडिया क्या हो गया, मैक्रो स्टडी। और कोई भी स्टेट ले लो, फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान ले लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो माइक्रो। अगर मैं इसमें और डीप जाऊँ तो राजस्थान ले लेते हैं और राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट ले लो उदयपुर। तो राजस्थान क्या हो जाता है वहाँ पे मैक्रो, और उसके सामने उदयपुर क्या हो जाएगा, माइक्रो। अब वापस इसमें और डीप चले जाते हैं हम, और जूम कर लेते हैं। मैं उदयपुर में कोई एक पर्टिकुलर एरिया या जगह ले लो, बराबर, तो वो तुम्हारा हो गया माइक्रो, और उदयपुर क्या हो जाएगा, मैक्रो। फिर वापस उसमें अगर मैं जूम कर दूँ तो वहाँ पे बिल्डिंग्स हो जाती हैं। तो एक बिल्डिंग पूरा एक वहाँ का जो जगह है, एरिया ले लेते हो, वो तुम्हारा हो जाएगा मैक्रो, और पर्टिकुलर एक बिल्डिंग क्या हो जाएगी वहाँ पे, माइक्रो। तो इस तरीके से ये स्टडीज़ की जाती हैं मैक्रो और माइक्रो में। अब मैक्रो में हम ज़्यादा नॉर्मली हम पूरे देश की स्टडी करते हैं, पूरे देश में क्या होता है, पूरे देश में बैलेंस पैसा कहाँ आ रहा है, कैसे जा रहा है, इकोनॉमिकली ग्रोथ कैसे हो रहा है, उसका सेविंग किस तरीके से है, इन्वेस्टमेंट कितना है, नेचर ऑफ इनकम्स कितना हो रहा है, नेशनल इनकम कितना है, आउटपुट कितना होता है, इंटरेस्ट रेट कितनी होती है, ये सब चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक में पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक में हम नॉर्मली कस्टमर से रिलेटिव उनका बिहेवियर ऑफ फर्म कैसा होता है, लोकेशन ऑफ फर्म कैसा होता है, प्राइस फैक्टर ऑफ प्राइसिंग कैसा होता है, ये सब हम माइक्रो में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ों का डिफ्रेंशिएट समझ आ गया कि माइक्रो और मैक्रो होता क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं नेचर ऑफ द बिजनेस। इकोनॉमिक बोला है, मैं तो इस यहाँ पे इकोनॉमिक वर्ड यूज़ करने वाली हूँ। तो इसका नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक है। तो बिजनेस इकोनॉमिक एज द साइंस, बराबर, जो इकोनॉमिक होती है वो साइंस के बराबर होती है, क्योंकि साइंस में एक साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो स्टैब्लिश करता है हमें रिलेशनशिप्स के लिए। यहाँ तक कि हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक होता है नॉट ओनली डिसाइड एज द साइंस एज वेल एज वो मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोमेट्रिक्स एंड इकोनॉमिक्स के भी रिलेटिव्स वो होता है। बेस्ड ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक, इकोनॉमिक के लिए जो बेसिक लार्जली बात किया जाए वो माइक्रो इकोनॉमिक पे डिपेंडेंट और उस पर पूरा रहता है। ये लॉन्ग टर्म सर्वाइव या प्रॉफिटेबल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है, और इट रिलेट टू हैवी टेक्नोलॉजी ऑफ द माइक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी इनकॉर्पोरेटिव्स वहाँ हो जाता है जहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट हो गया हो या एक्सचेंजिंग रेट की बात किया जाए, इंडस्ट्री या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशंस, या कभी टैक्स में कुछ फ़र्क आ जाना, तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट्स होते हैं। हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक एक आर्ट भी है, क्योंकि हम उसमें रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं। द यूज़ ऑफ थ्योरी ऑफ द मार्केट एंड अ प्राइवेट एंटरप्राइज। हाँ, बिजनेस इकोनॉमी को हम वहाँ पे मार्केट में भी यूज़ किए जाते हैं, और यहाँ तक कि प्राइवेट एंटरप्राइज में भी हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बैकड्रॉप ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी का होता है। प्राइम मेट्रिक्स इन द अप्रूवल्स, तो जो इकोनॉमिकल माइक्रो इकोनॉमिकली होता है वहाँ पे हम इकोनॉमिकल बिजनेस इकोनॉमिक को पैरामीट्रिक्स किया जाता है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो भी हम टेकिंग अप्रूवल किया जाता है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को फॉर्म्स के हिसाब से वहाँ पे हम इंटरडिसिप्लिन्स इन द नेचर्स की बात किया जाए तो वहाँ पे हम मैथ्स, ऑपरेटिव रिसर्च, मैनेजमेंट थ्योरी, अकाउंटिंग, मार्केट, फॉर्म एंड स्टैटिस्टिक एंड मैथमेटिक्स के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। नॉर्मल इन नेचर, तो जो इकोनॉमिकल थ्योरी होती हैं वो डेवलपिंग होती है पॉजिटिव या नॉर्मेटिव। अगर पॉजिटिव या प्योर साइंस एनालाइजेशन भी होता है, और जहाँ पे हम इफेक्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन द वेरियस इन द ऑब्जेक्टिव इन द साइंटिफिक मैनर होता है। अदर देखा जाए तो इट इज़ अ डिस्क्राइब इन द नेचर होता है द सेंस दैट इट डिजाइन इकोनॉमिकल बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ सोसाइटी होता है। स्कोप ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक, तो वहाँ पे हमें इंटर इश्यूज होते हैं जो हम माइक्रो इकोनॉमिक सॉल्व करता है,
और एक्सटर्नल इंटर इश्यूज होते हैं या एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं तो वो मैक्रो सॉल्व करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो माइक्रो इकोनॉमी अप्लाई टू इंटरनल और द ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज। इंटरनल मतलब कैसे हो गया, अगर कोई बिजनेस है तो वहाँ पे उसका साइज क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट डिसीजन क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी हम क्या यूज़ करना चाहिए, फैक्टर्स क्या होना चाहिए, कितना प्राइस होना चाहिए, कितना सेल्स करना है, क्या परचेज करना है, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब हम यहाँ पे माइक्रो में करते हैं। अब डिमांड एनालाइजेशन और फोरकास्टिंग की बात किया जाए यहाँ पे तो जैसे डिमांड बोलते हैं ना, जैसा डिमांड बढ़ेगा उसके हिसाब से हमें करना पड़ता है। तो आपको उनका काम होता है कि कस्टमर्स का क्या डिमांड है, अगर डिमांड जैसा रहेगा उसके हिसाब से हमें वहाँ पे रॉ मटेरियल, लेबर्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा सभी वहाँ पे देने होंगे। प्रोडक्ट का कॉस्ट एनालाइजेशन करना पड़ता है कि प्रोडक्ट पे क्या साइज लग रहा है, क्या खर्चा लग रहा है, कितना क्या हो रहा है, आउटपुट इनपुट कितना हो रहा है, ये सब हमें यहाँ पे देखना रहता है। कितना हम इनपुट कर रहे हैं, जितना इनपुट कर रहे हैं उतना आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। इन्वेंटरी मैनेजमेंट हमें देखना था कि हमारा जो काम चल रहा है अंदर स्टॉक का, इन्वेंटरी मतलब स्टॉक का, तो स्टॉक का जो मैनेजमेंटली होता है वहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस के स्टॉक कितने हैं, रॉ मटेरियल के स्टॉक कितने हैं, फिनिश गुड्स के स्टॉक्स कितने हैं, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो सब हम यहाँ पे देखते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड द प्राइस पॉलिसी, हमें मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर देखना चाहिए, मार्केट कहाँ पे कौन सी जगह पे ज़्यादा हमारा प्राइस सेल आउट होगा, ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। रिसोर्सेज अलाउड के, हमें जितना ही रिसोर्सेज अलाउड करना यूज़ करना चाहिए, जितना हमें यूटिलाइजेशन हो उतना ही हमें रिसोर्सेज यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करना चाहिए। थ्योरी ऑफ द कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हमें कितना कैपिटल लगेगा और जो डिसीजंस इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, ये चीज़ भी हमें वहाँ पे देखना है। प्रॉफिट एनालाइजेशन, अगर चेंजिंग प्राइस की वजह से हमें वहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं मार्केट कंडीशन के हिसाब से, तो हमें वहाँ पे जो प्रॉफिटेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये हम देखना चाहिए, उसके हिसाब से हमें प्रॉफिटेबल प्लान करना चाहिए। हर बिजनेस में रिस्क होता ही है, आप कोई भी बिजनेस ले लो सभी में रिस्क होता ही है। मैक्रो इकोनॉमिकल अप्लाइड एक्सटर्नल मतलब टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, बिजनेस साइकिल में चेंज आ जाना, नेशनल इनकम या एम्प्लॉयमेंट, प्राइस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट कुछ चेंजेस होना, सेंट्रल बैंक में फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ चेंजेस आ जाना, टैक्सेस की जो रेट होती है वो बदल जाना, जैसे पहले अपना इनडायरेक्ट टैक्सेस अलग अलग थे, सडनली जीएसटी आ गया, तो इसमें भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में वहाँ पे फ़र्क पड़ा था। यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है और यहाँ पे आपको एक समरी राइटिंग पूरा दिया है कि इस लेसन में, इस पार्ट में यहाँ पे क्या दिया था वो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देख लेते हैं हम यूनिट 2 इसी लेसन का, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एंड द रोल ऑफ द प्राइस मेंशन। हम इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स और प्राइस के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अभी प्राइस की बात करें तो हमें देखना है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, क्या है, किस तरीके से, उसके ऊपर। तो यहाँ पे एक लाइन देख सकते हो, ये वाले द रिसोर्सेज देयर रिसोर्सेज, और यहाँ तक जिसमें दिया नेचर, प्रोडक्ट, रिसोर्सेज, मैन मेड कैपिटल गुड्स एंड द कंज्यूमर गुड्स एंड मैन मनी एंड द टाइम के बारे में दिया है। जो क्या होता है, लिमिटेड होता है। लिमिटेड मतलब कैसे, जितना रिसोर्सेज भगवान उतना देंगे उतना ही चीज़ें होती, जितना नेचर में होगा वो क्या होगा, लिमिटेड है, आप ऐसे ही वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो, और जितनी आपको ज़रूरत हो रिसोर्सेज की उतनी ही हमें वहाँ पे यूज़ करनी है। For example, coal can be used as a fuel for the production of industrial goods. It can be used for production electricity for domestic cooking purpose and the many other purpose. Similarly, the financial resources can be used for many purpose. जो कोयला होता है ना वो हम फ्यूल के जैसा यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, या डोमेस्टिकली गुड्स को पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। एवरी इकोनॉमिकल सिस्टम बी अ कैपिटलाइजेशन, सोशलिस्ट एंड द मिक्स होता है, कैपिटलिस्ट होता है, सोशलिस्ट होता है या मिक्स होता है। तो सेंटर प्रॉब्लम ऑफ सिक्योर ऑफ रिसोर्सेज रिलेटेड टू वांट फॉर देम, दिस इज जनरली कॉल्ड द सेंटर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, हम यहाँ पे बोलते हैं। अब इसके कुछ यहाँ पे 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस हमें उसे कैसे बनाना चाहिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस हमें किसके लिए बनाना चाहिए, व्हाट प्रोविजन आर टू मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या प्रोविजंस हैं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में वो हमें यहाँ पे देखने चाहिए।
अब व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया अभी आपको कि जो चीज़ें हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे यूज बनाना है, वो देखा जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो वहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस में हम आ जाते हैं कि हमें कितना कैपिटल गुड्स लगेगा, मशीन देखनी पड़ेगी, इक्विपमेंट्स देखने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल्स देखने पड़ेंगे, कस्टमर के जो गुड्स होते हैं जैसे लाइक अगर सेल फोन बोल दो तो ये सभी हमें यहाँ पे देखने रहते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब हमें वो कैसे प्रोड्यूस करना है। अगर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए हमें वहाँ पर रॉ मटेरियल्स लगेंगे। अगर मेरे को कॉटन क्लॉथ बनाना है तो हैंड लूप्स लगेंगे, पावर लूप्स लगेंगे, ऑटोमेटिक लूप्स लगेंगे। या अगर मेरे को हैंड लूप्स को करना है तो मेरे को वहाँ पे लेबर्स बहुत लग जाएंगे। ऑटोमेटिकली लूप्स लूँगी तो वहाँ पर मोर देन मशीन या कैपिटल लग जाएगा। तो एक चीज़ करने के लिए वहाँ पे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लेबर्स या कैपिटल हमें लग सकते हैं, तो वो हम वहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसिंग होता है वहाँ पे हम डिपेंडिंग ऑफ अवेलेबल ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट्स वहाँ पे हम देखते हैं, जहाँ पे लेबर्स कितना है, कैपिटल्स कितने हैं, उसका रिलेटिव प्राइसिंग कितना होता है, वो सब हम यहाँ पे देखते हैं। अब आता है कि हमें फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करनी है, कुछ बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, कस्टमर्स के लिए। लेकिन हमें वहाँ पे देखना रहता है कि जिसके लिए हम बना रहे हैं, वहाँ पे जिस जगह पे बना रहे हैं वो चीज़ की वो ज़रूरत है क्या। अगर अभी मैं देख लूँ अभी जो है पीपीटी किट्स हो गए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए, तो इन सब के क्या है ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा नीडेड है तो फटाफट हमें प्रोड्यूस करना रहेगा। अगर वहीं हमें जैसे अगर कोई आके बोलता है कि आप अभी ये लो या दूसरा कोई सामान हो वो लो, तो उस चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं है तो वो मैं लूँगी नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वांट ऑफ ऑल पीपल, वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे हर चीज़ का जो चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पे वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। व्हाट प्रोवाइडेड शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिकली ग्रोथ होना चाहिए। The society will not like to use all the secret resources for the current consumption only. और it is use all the resources for currently होता है, जहाँ पे not provision of made for the future promote होना चाहिए, जहाँ पे हम इनकम को देखते हैं कि उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल रिमेन है क्या स्टेटस पे या इन फ्यूचर पे भी, या लेवल ऑफ लिविंग में कितना एक्चुअली बिलीव्ड हो गया है, ये सब भी हम वहाँ पे देखते हैं। तो इकोनॉमिकल सिस्टम्स में यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, कैपिटलाइज इकोनॉमिक, सोशलाइज इकोनॉमिक एंड द मिक्स इकोनॉमिक। तो इन तीनों के बारे में हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो कैपिटलाइज इकोनॉमिकली होता है, कैपिटलाइजेशन का मतलब यही हो जाता है जो भी ऑन करेगा या कंट्रोल करेगा, ऑनर होगा, वो प्राइवेटली करेगा, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल करेगा फॉर द प्रॉफिट के लिए। अगर इन शॉर्ट में पढ़ाया जाए तो प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कैपिटलाइजेशन हो जाती हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट मोटिव के लिए ही बनाई जाती है, वहाँ पे कस्टमर्स का कुछ भी नहीं होता है। अगर इसमें कुछ एग्जांपल ले कैपिटलाइज इकोनॉमिक्स कौन सी स्टेट्स कंट्री से, तो यूनाइटेड नेशन हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, हांगकांग हो गया, साउथ कोरियन हो गया, जहाँ पे हम कैपिटलाइजेशन इकोनॉमिक्स के एक सबसे ज़्यादा ये बड़े उदाहरण हैं, जहाँ पे एक ही कंट्रोल वाला होता है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वही वहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो लैंड, फैक्ट्री, मशीन, माइंस होता है जो अंडर आती है प्राइवेट ऑनरशिप के हाथ में। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज होता है, तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज देखा जाए तो टाइप ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है जहाँ प्रोड्यूस जो फ्री टू सेटअप ऑफ एनी टाइप ऑफ द फर्म्स में होता है। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिकल चॉइस, हमें वहाँ पे इकोनॉमिकल चॉइस इतना नहीं मिलता है, लेकिन कंज्यूमर वर्क या प्रोड्यूशंस एक्सचेंजिंग होता है। प्रॉफिट मोटिव्स, हाँ उनको प्रॉफिट मोटिव्स होता है, वहाँ पे ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ फ्री एंटरप्राइजिंग होता है। कंज्यूमर्स ऑफ फाइनेंसिंग, कंज्यूमर इज प्रपोज टू बी किंग अंडर द कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में कंज्यूमर को किंग माना जाता है, जैसा उनकी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से वहाँ पे किया जाता है। कंज्यूमर सॉवरेन मीन दैट द बायर अल्टीमेटली डिटरमाइन विच गुड्स एंड सर्विस विल प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटीज में वहाँ पे कस्टमर्स डिसाइडिंग करते हैं। तो हाउ द इकोनॉमिक लिमिटेड आर द रिसोर्सेज।
कंपटीटिव वहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है कैपिटलाइजेशन इकोनॉमिक में, टू ब्रिंग आउट ऑफ द बेस्ट अमाउंट द बायर एंड सेलर रिजल्ट इन द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज. एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, pure capitalization economic is not a certain planning, controlling or engaged by the government. How do the capitalizing economic solve their center problems? उनका जो सेंटर प्रॉब्लम्स होता है वो कैसे उन लोग सॉल्व कर देते हैं. तो वहाँ पे उन्होंने सॉल्व करने के लिए, जैसे इफ़ द कस्टमर वांट द कार्ड्स प्रोड्यूस टू चूज टू मेक अ क्लोथ एंड द वर्कर चूज टू वर्क इन द फर्नीचर इंडस्ट्री, देयर इज अ टोटल कंफ्यूजिंग एज चॉइस इन द कंट्री. देखो, इफ द कस्टमर वांट कार्ड्स, उसको कार्ड चाहिए, लेकिन वो प्रोड्यूसर चूज टू मेक अ क्लोथ, जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या चूज़ किया, क्लोथ बनाने के लिए, और जो वर्कर है उसने चूज़ किया फर्नीचर इंडस्ट्री में. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फुल कंफ्यूजिंग क्लियरिंग हो रहा है. वहाँ पे देखते हैं उन लोग से व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये सब वहाँ पे देखा था. इसके मेरिट ऑफ कैपिटलाइजेशन में ये है यहाँ पे किसके मेरिट लिस्टेड क्या है. वहाँ पे प्राइस मर्चेंट होता है, ग्रेट इफिशिएंसी होता है, इन्वर्टेड ट्राई टू इन्वेस्टमेंट होता है, अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज होता है, जितना रिसोर्सेज चाहिए उतना ही यूज़ करना है, और यूजली हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी होता है. फिर वहाँ पे राइट्स होते हैं, राइट टू फ्रीडम्स होते हैं, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फंक्शनिंग ऑफ डोमेस्टिकल फ्रेमवर्क होता है, रिस्क टेकिंग होता है, इमरजेंसी ऑफ एंटरप्राइजिंग क्लासिंग होता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होता है. वहाँ इसके डीमेरिट्स भी हैं. तो डीमेरिट्स में आ जाता है तुम्हारे लिए हैव्स एंड हैव नॉट्स होता है, बाद में प्रॉपर राइट्स और द ह्यूमन राइट्स नहीं होते, इनइक्वलिटीज होता है, इग्नोरिंग द ह्यूमन वेलफेयर होता है, डिमांड डस नॉट रिप्रेजेंटिंग होता है, बाद में वहाँ पे एक्सप्लेन या प्रॉफिट मोटिव्स नहीं होता है, लग्जरी गुड्स का रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, मिस अलाउडेंस हो जाता है, ये सब वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं. सोशलाइजेशन इकोनॉमिक, तो सोशलाइजेशन इकोनॉमिक आया था कार्ल मार्क्स से, फ्रेडिंग इंग्लैंड इन द वर्क, तो उन्होंने पब्लिश किया था 1848 में इन द इकोनॉमिकली. इसका मटेरियल मीन ऑफ प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री कैपिटल माइनिंग होता है, जहाँ पे होल कम्युनिटी रिप्रेजेंट बाय द स्टेट होता है, और ऑल द मेंबर आर एंटर टू गेट अ बेनिफिट फॉर द फ्रूट ऑफ सच अ सोशलाइजेशन प्लानिंग. और इसे ये भी होता है कि कॉमन इकोनॉमिक या सेंटर प्लानिंग इकोनॉमिक भी बोला जाता है. तो अलाउडेंस ऑफ ऑनरशिप्स होता है, इकोनॉमिकल प्लानिंग होती है कि कैसे प्लानिंग करना है. एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, वहाँ पे कंज्यूमर चॉइस के पास फ्रीडम फॉर हंगर इन गारंटेड होता है, बट अ कस्टमर सॉवरेन इज रेस्ट्रिक्टेड टू सेलेक्ट अ प्रोडक्ट ऑफ गुड्स. उन लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते वहाँ पे पर्टिकुलर गुड्स को, वहाँ पे जो भी आपको मिलेगा वही यहाँ पे करना पड़ेगा. रिलेटिव इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. प्राइस मर्चेंट या मार्केट फोर्स होता है. एब्सेंट ऑफ कंपनी, वहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं होता. जैसे अगर बात किया जाए चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, जिससे हमने साउथ कोरिया ऊपर देखा था वो सेंट्रलाइजेशन था, तो नॉर्थ कोरिया क्या हो गया हमारे लिए यहाँ पे सोशलाइजेशन हो गया. सेम इसके मेरिट्स ऑफ सोशलाइजेशन एंड डिसमेरिट ऑफ सोशलाइजेशन, जहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिटेबल नहीं मिलते हैं. मिक्स इकोनॉमी का मतलब ही ये हो गया जहाँ पे सोशलाइजेशन भी हो और कैपिटलाइजेशन भी हो, जहाँ पे दोनों ही चीज़ें एक साथ हो, जहाँ पे दोनों ही मार्केट गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर दोनों ही चलाते हो, उसको हम बोलते हैं मिक्स इकोनॉमिकल. तो मिक्स इकोनॉमी की बात किया जाए तो यहाँ पे इंग्लैंड, यूएसए, इंडिया, ये सब वहाँ पे आ जाते हैं. प्राइवेट सेक्टर से वहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंड कंबाइंड सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेटली सेक्टर, जो प्राइवेट पीपल्स कंपनीज होती है वो प्राइवेट चला रही है. पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट के प्रॉफिट ऑर्बिटर्स को देखा जाए, और कंबाइंड सेक्टर जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक मतलब गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलकर वो चलाती हो. इकोनॉमिकली फ्रीडम्स मिलता है, कंज्यूमर्स को बेनिफिट ऑफ मिलता है, रिस्क टेकिंग कम होता है, एडवर्टाइजमेंट और इकोनॉमी का प्लानिंग अच्छा होता है, रैपिड इकोनॉमी का डेवलपमेंट्स अच्छा होता है. तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट इसका समरी और यहाँ पे टेस्टिंग्स कुछ दी है, तो वो एक बार आप रीड कर सकते हो. तो ये फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट मिला के हमारा नेचर और स्कोप ऑफ इकोनॉमी का फर्स्ट लेसन ऑफ इकोनॉमी का यहाँ पे ख़त्म होता है. तो सबसे पहले आप लेसन रीड कर लो, उसके बाद यहाँ पे नीचे आंसर्स जैसे मैंने आपको बताया था कि एक नोटबुक में लेके 1 2 3 लिख दो, उसके बाद आप आंसर्स अपने हिसाब से लिख लो,
और जो लगता है कि आपको हाँ कंफर्म है, फिक्स है, आपको बाद में उसके आंसर राइट भी आ जाते हैं, तो उसको सिर्फ यहाँ पे आप ब्लू पेन से आप मार्क कर दो। जो आंसर आपको लगा डिफ़िकल्ट या नहीं समझ में आता है उसको आप रेड कलर का मार्क कर सकते हो। बाद में आप मुझे कमेंट करके वो क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाजू में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना, क्योंकि आपको उसके नोटिफिकेशंस मेरे जितने भी वीडियोस में अपलोड करती हूँ वो आप सभी को मिलते रहेंगे। तो ये जल्दी से कर दिया। और आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, सभी फ्रेंड्स के आपके जितने भी उनको शेयर करो। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे विशाखा सीए एकेडमी पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आप वहाँ पे भी मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो अगर आपको जो भी आंसर्स नहीं आ रहे उसके भी। और यहाँ तक कि यूट्यूब का कमेंट बॉक्स ओपन है, आप एनी टाइम मुझे कमेंट कर सकते हो। आपका मैं कमेंट्स के रिप्लाई जितना जल्दी हो सके उतना मैं जल्दी में आपको आंसर उसके सॉल्व करके दे दूँगी। सिर्फ इसी के रिलेटिव प्रॉब्लम्स नहीं, आपको कोई भी रिलेटिव प्रॉब्लम्स और स्टडी रिलेटिव कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे उसका मैं सोल्यूशन आपको निकाल के दे दूँगी, आप मुझसे पूछ सकते हो। Thank you for watching it. Bye. Take care and all the best for your exams and stay home.